ओके, सो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात। ठीक है, अब हम लोग आज थोड़ा सा एस्टेरिफिकेशन पढ़ना है। सो ये एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस और अ रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन, जहाँ पे हम लोग एस्टर बनाएंगे। सो एस्टर क्या होते हैं? एस्टर होते हैं COOR। ठीक है, ये होता है इनका कॉमन फॉर्मूला एस्टर। तो एस्टर बनते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से हमारे क्या बन जाते हैं, एस्टर्स बहुत आराम से बन जाते हैं। तो अल्कोहल है हमारे पास CH3OH और हमारे पास एसिड है RCOOH। ठीक है, और इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, H+ डालना पड़ता है। एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ये रिएक्शन हो सकती है, बहुत आराम से हो सकती है। और यहाँ से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। वाटर OH जाएगा यहाँ से और H जाता है यहाँ से। ठीक है, तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे एंड विल गेट CH3OCOR। ये हमें मिल गया क्या, एस्टर। ठीक है, और इसका नाम अगर मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, इधर CH3 आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले एल्कोक्सी ग्रुप पे जो नाम है वो लिखते हैं मिथॉक्सी, सॉरी मिथॉक्सी नहीं, मिथाइल, फिर एक स्पेस देंगे, फिर ये क्या है, 1 और 2। ठीक है, इथेनोएट। ठीक है, स्पेस दिया जाता है बीच में, मिथाइल इथेनोएट। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पेस दे दो, थोड़ा सा सफिशिएंट स्पेस दे देना, तो ये पता चल जाएगा ये मिथाइल कहाँ लगा है, ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ है, और बाकी वाला कहाँ लगा है, जो मेन पेरेंट कार्बन है। तो ये तो होगी पेरेंट कार्बन चेन, और बाकी क्या होगा, सब्सिट्यूएंट होगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो दो केसेस में हो सकता है ये, उसमें हो सकता है और एसिडिक में हो सकता है और बेसिक में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में तो होमवर्क तो भूल ही है, जो तुम लोगों ने गलत किया है। तो बीच में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ होमवर्क। होमवर्क में क्या था, SN1 और SN2 दो मैकेनिज्म दो थे। SN1 दो स्टेप में होती है, तो R, पहले अगर मेरे पास RCl है तो क्या बनेगा, R पॉजिटिव कार्बोकेटायन, और उसके बाद जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा ROH। यहाँ पे अगर RCl है तो OH डायरेक्टली अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, ये बन जाएगा ROH+Cl। ठीक है, आधा सही किया, लेकिन SN1 का मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक नहीं बनाया है। उसमें कार्बोकेटायन मुझे कहीं दिखा ही नहीं मैकेनिज्म में, तो कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल तुम ले रहे हो SN1 करना है तो ऑब्वियसली टर्शियरी लोगे या बेंजाइल ले सकते हो। चलो मैं बेंजाइल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया बेंजाइल CH2Cl। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे OH था हमारे पास। ठीक है, तो OH है तो पहले वो किससे अटैक करेगा, H+ से पे अटैक करेगा। यहाँ तक का स्टेप सेम ही रहेगा। अब ये क्या है, लीविंग ग्रुप है, तो ये पहले लीव करेगा। लीव करने के बाद हमें मिलेगा कार्बोकेटायन CH2 पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा हमारा, इंटरमीडिएट। और उसके बाद फिर OH की रिएक्शन जस्ट नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 में क्या है, इंटरमीडिएट तो लिखना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट नहीं लिखोगे तो वो पता ही नहीं चलेगा कि SN1 रिएक्शन है। SN2 सबकी ठीक है, SN1 में क्या है कि जो SN2 का मैकेनिज्म था वही एग्जैक्टली SN1 का मैकेनिज्म कर दिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस तो कुछ नहीं हुआ। दोनों के डिफरेंस कहाँ है, उनके मैकेनिज्म में ही डिफरेंस है, और वहीं तुमने मैकेनिज्म में डिफरेंस नहीं दिखाया। तो क्या करना है, पहले वाटर को निकाल दोगे तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, सबने ही गलत किया है। अंजलि का ठीक है, बाकी सबका ही गलत था। तो यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट बनाना है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो बताओ मुझे ज़रा।
ये ज़रूर डाउट हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है और ये 1 स्टेप रिएक्शन है और तुम्हें 1 स्टेप और 2 स्टेप दिखे ही नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, जितने SN2 में स्टेप्स होंगे उससे जस्ट एक ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे SN1 तुम कर रहे थे वो ही 2 स्टेप में हो रही थी, तो ये क्या हो जाएगी, 3 स्टेप में हो जाएगी, ठीक है। तो एक स्टेप SN1 में हमेशा ज़्यादा लगेगा और वो वाला कौन सा स्टेप होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के बनने का या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का जो एक्स्ट्रा स्टेप है वो हमेशा SN1 में होगा। तो कभी भी SN1 SN2 लिखना है तो कार्बोकेटाइन जनरेट कराना है SN1 में। क्लियर है, बोलो यस और नो। हाँ दीपक क्लियर है। हाँ सर वो हाँ सोनू तुमने तो मैकेनिक्स भी नहीं भेजा। एग्जाम्पल तो सारा मैकेनिज्म बना ही नहीं। तो तुमने आधा अधूरा भी तो नहीं भेजा ना। अब बोले थे मैकेनिज्म में तो एग्जाम्पल सब बताएंगे एग्जाम तो तो उसे मैंने बोला एग्जाम्पल लिखोगे और उसका मैकेनिक्स लिखोगे। अगर तुमसे मैकेनिक्स नहीं लिखा गया तो तुम मैकेनिक्स तो भेजोगे, और अगर तुमने मैकेनिक्स लिखा भी है तो ट्राई तो किया ही होगा ना, तो जो भी गलत है वो भी तो भेजोगे ना। मुझे कैसे पता चलेगा तुमने होमवर्क किया है या नहीं किया है, बताओ। और फिर तुम बोलते हो कि क्लासेस लो, तुम वो कर नहीं रहे हो। मैकेनिज्म बनाए पर हुआ ही नहीं भेजे। बस एग्जाम्पल तो आप बहुत बताए थे तो उसी से लिए थे, पर मैंने छोड़ दिए नहीं। तो नहीं हुआ तो जो गलत है वो भी तो भेजोगे ना। पता कैसे चलेगा कि तुमने कुछ किया है या नहीं किया है, ये बताओ मुझे। ट्राई करना इम्पोर्टेंट है, सही किया है या गलत किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो सही और गलत कैसे होगा। तो जो भी तुमने किया है वो मुझे भेजो, चाहे वो सही है या गलत है। समझ में आ रहा है। जी नहीं तो मुझे लगेगा ही नहीं कि तुम कुछ कर रहे हो। मुझे तो नहीं पता चल रहा कि इतने दिन से तुम कुछ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब मैं बोलता हूँ तब तुम भेजते हो होमवर्क, ठीक है। चाहे गलत बनाया है लेकिन भेजो, मुझे दिखना चाहिए कि एफर्ट्स तुमने किए हैं। एफर्ट्स करने पे भी वो सही नहीं हो रहा तब मैं देखूंगा। अब मुझे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला कि तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, क्यों नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा मुझे। सब भेज देंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग स्टेरिफिकेशन कर रहे थे, वापस आ जाते हैं स्टेरिफिकेशन पे। स्टेरिफिकेशन में किसकी रिएक्शन होती है, अल्कोहल प्लस एसिड। कौन सा एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये दोनों दे देते हैं एस्टर, CH3OH। पहले हम लोग रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम में। अब यहाँ पे आ जाता है तुम्हारे लिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन कि पहला स्टेप अब तुम बताओगे। कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है, अभी तक तो दो ही होते थे तुम्हारे पास, तो तुम बता देते थे ये इलेक्ट्रोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल है। अब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के। इलेक्ट्रोफाइल के तो फिर भी एक ऑप्शन है, H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। सर ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, कौन सा वाला। तो तीनों ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है। तीनों ऑक्सीजन चलो मैं कंसिडर कर लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। फर्स्ट वाला CH3OH। ये वाला, ये वाला नहीं है।
अच्छा चलो देखो, इसमें क्या होता है कि ओके, सो अगर ये OH यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3OHH पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये अटैक करेगा, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन अच्छे से नहीं होगी। उस वजह से क्या होता है कि ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये पहले अटैक करता है इस पे। ठीक है, इस स्टेप को तुम्हें याद करना है। ठीक है, दिमाग कम लगाना है इसमें। और ये क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3COO और OHH पॉजिटिव। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया इस स्टेप का। तो इन दोनों ने तो रिएक्शन कर ली, लेकिन अब क्या बचा है, CH3OH ने कुछ नहीं किया, तो अब CH3OH करने आएगा। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो अटैक करेगा, लेकिन ये मुझे बताओ कि ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा। कार्बन में। कार्बन पे करेगा। कौन सी कार्बन पे, ऑक्सीजन जिस पे लगा हुआ है, हाँ ऊपर वाला, ठीक है, बीच वाला। यहाँ पे करेगा तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन OH2 वाला। यस। ठीक है, तो ये मैं शॉर्टकट पहले, आवाज बंद करो उसकी, हो गई बंद। ठीक है, हाँ, तो पहले ओ क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये कट टूट सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, लेकिन इसके बीच में एक स्टेप आता है। इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है उससे, और हम लोग हमेशा बनाते हैं। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने अटैक किया तो इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑक्सीजन के दो बॉन्ड थे ना, CH3 के साथ था और एक हाइड्रोजन के साथ था। अब इसने इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। और ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे लिखा है। हम्म, ठीक है, मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ। ये क्या किया तुमने, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला टूट गया, वाटर निकल गया। तो H2O मैं अलग से लिख दूँ, लिख दिया। अब क्या बचा है यहाँ पे, CH3 बचा है, C डबल बॉन्ड O बचा है। ठीक है, और इसके साथ क्या आ गया, अब तुम नीचे से कराए तो तुम नीचे से करा दो, तो ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। एक लोन पेयर से उसने बॉन्ड बता दिया एक में, और ये बच गया CH3। क्लियर हुआ ये। तो ये बॉन्ड बन गया। लेकिन अब इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट यही बनेगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखूंगा। इसमें एक स्टेप बढ़ा के इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं। अब देखो, ये जो बॉन्ड है वो है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे है सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो हमें पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो कौन से टूटना पहले प्रेफर करेगा, पाई बॉन्ड पहले टूटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक स्टेप ज़बरदस्ती का बढ़ाया जाता है, पाई बॉन्ड को टूटते हुए दिखाते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि पाई बॉन्ड फिर से बनेगा और फिर वो वापस निकलेगा। तो एक ज़बरदस्ती का स्टेप हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, क्यों करना है, बस जस्ट वो अच्छा लगता है उसको, उसी लिए। एक फिनोमेना है, कॉमन फिनोमेना, तो ये इधर जाएगा, मैं इसको इधर से नहीं हटा रहा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए, और ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ से OHCH3 पॉजिटिव भी जुड़ गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस कार्बन लेता है और ये इसको यहाँ से हटा देता है। ठीक है, तो वही बनना है, तुम 2 स्टेप में बनाओ या 1 स्टेप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक कॉमन मेथड है बनाने का, कि पाई बॉन्ड को हमेशा हम लोग तोड़ते हुए और बनते हुए ज़रूर दिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये H+ क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने दे के बाहर निकल जाएगा, CH3 CO OCH3 प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो H पॉजिटिव तुमने रिएक्शन में डाला था और H पॉजिटिव वापस निकल गया। तो H पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, किसकी तरह काम कर रहा है H पॉजिटिव, एसिड तो है ही वो।
क्या बताया था, कोई रिएक्शन में कंज्यूम होता है और उसके बाद रिएक्शन के एंड में वापस निकल जाता है, क्या बोला जाता है उसे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। हाँ, क्या है? कैटलिस्ट। ठीक है। तो ये H प्लस क्या कैसे एक्ट कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है। बट तुम्हें गिनना पड़ेगा कि अगर 4 बार H प्लस ऐड हुआ है और उसमें से 4 बार H प्लस बाहर निकला है तो उसे कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बार H प्लस हुआ यूज हुआ है और एक बार निकल गया तो ये कैटलिस्ट हो गया। ऐसा नहीं होगा कि 4 बार तुमने ऐड किया और 3 बार उसमें से निकला। ठीक है। तो उसमें से एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ। कोई रिएक्शन करा तुमने, ए इज गिविंग अस बी। ठीक है। तो इसके जब मैकेनिज्म देखा तो हम लोगों ने देखा ए में 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। ठीक है। नहीं, ऐसे करते हैं, ए प्लस 2H गिव्स अस बी प्लस H। तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो सकती है? ए प्लस H गिव्स अस बी। लेकिन ये देखना कि जो कैटलिस्ट है वो कभी भी रिएक्शन में नहीं, रिएक्टेंट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं और एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो तुम ये बोल लोगे कि ये एब्जॉर्ब भी हो रहा है और उसमें से रिलीज भी हो रहा है, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करना चाहिए। नहीं, क्योंकि कैटल अगर तुम इसमें से एक एक काट दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बची? ये बची। और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्टेंट की तरह काम नहीं करता, क्योंकि एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और वो जनरेट नहीं हो रहा। कब बोलेंगे? जब यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा और 2 से 2 कट जाएगा और हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी? ए इज गिविंग अस बी। उस केस में कैटलिस्ट को यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन कैटलिस्ट है। ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड पे भी उतने ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होने चाहिए जितने प्रोडक्ट साइड पे रिलीज हुए, तभी उसको क्या बोला जाएगा? कैटलिस्ट बोला जाएगा। क्लियर? तो हटाते हैं इसे। ठीक। तो इसका मैकेनिज्म एक बार मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। ये क्या करेगा? H प्लस से रिएक्ट करेगा। अच्छा, मैं दूसरी तरीके से दिखाता हूँ ना, इससे छोड़कर। देखो, मैकेनिज्म क्या है? एक पाथवे है, एक रास्ता है जिससे हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कैसा भी हो सकता है, तुम कैसे भी उसको चला सकते हो, सिर्फ IUPAC के रूल्स वायलेट नहीं होने चाहिए। तो अब मैं तुम्हें इससे करके दिखाता हूँ कि इसने क्या किया, H प्लस के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या बन गया? CH3OH पॉजिटिव बन गया। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? CH3COOH है। अब कौन कहाँ अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफाइल। कौन सा हाइड्रोजन? बहुत सारे ऑक्सीजन, बहुत सारे हाइड्रोजन है, मुझे ये बताओ कौन सा मॉलिक्यूल 1 में और मॉलिक्यूल 2 में किसकी बात कर रहे मॉलिक्यूल 2 में जो, अच्छा मॉलिक्यूल 1 में जो ऑक्सीजन है हो? हाँ, वो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोफाइल। वो तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं है। ऑक्सीजन जब अच्छा उसके हाँ, पास पॉजिटिव होता है तब। यहाँ का एच होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो आसपास वाले एटम्स होते हैं ना, वो होते हैं। तो ये हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं होगा। हाँ। अब क्या है इसमें से बताओ? न्यूक्लियोफाइल बताओ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना। 2 ऑक्सीजन है, कौन सी वाली? हाइड्रोजन लिखते हैं। OH यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये वाली करेंगे। कहाँ जाएगी ये? एच के पास। पैर के पास नीचे वाला। ये जाएगी कार्बन के पास। कैसे पता लगे? प्रोडक्ट तो देखो, तुम्हें प्रोडक्ट क्या बनाना है? तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है CH3COOCH3, ये बनाना है। तो ऑक्सीजन को तुम कहाँ पे अटैक कराओगे?
अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगा तो ये तो पहले ही रिएक्शन कर देते हैं हम लोग। ये क्या कर रहा है, CH3 पे अटैक करेगा तभी तो ऑक्सीजन के साथ CH3 आएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। तो अब क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके पास H था, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, ठीक है। प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, साथ में निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ जल्दी। क्या होगा, तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें ये बनाना है, कैसे बनेगा ये, CH3COO, ये सब तो मुझे सेम दिख रहा है, O के साथ CH3 दिख रहा है, क्या डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्या आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अटैक कर लेगा, देगा तो लेगा, हाँ। हाँ ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3CO, CH3, ठीक है, बन गया यस, प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है। बट इसमें क्या हम्म। किया हम लोगों ने, पहले अल्कोहल को रिएक्ट करा दिया। चलो अब मैं तुम्हें तीसरा पाथवे बताता हूँ। तुम कोई सा भी पाथवे यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर अटैक करा देता हूँ, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और OH, ठीक है। अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, CH3OH। अब मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन है। फर्स्ट वाला प्रोडक्ट जो है इसमें हाइड्रोजन। 1 मैं ये ले लेता हूँ, 2 ये ले लेता हूँ, हाँ। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल 1 में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। 1 में इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। कौन सा एटम इलेक्ट्रोफाइल है, ये सारा हाइड्रोजन जो है। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है तो वो तो होगा नहीं, उसके साथ वाला होगा, या तो ये होगा या फिर कार्बन वो होगा, ठीक है। अब देखो जो बॉन्ड तुमने पहले ही बनाया है उसको अगर तुम हटा दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो बॉन्ड तुमने फर्स्ट स्टेप में बनाया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया है, तो वो सेकंड में अगर तुम उसको अटैक करा के वो वापस रिएक्टेंट बना दोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम रिएक्शन को क्या ले जा रहे हो, बैकवर्ड ले जा रहे हो, ठीक है। कोई नहीं, फिलहाल यही कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, सेकंड वाला में जो ऑप्शन के पास लोन ठीक किया है। है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, H लगा लेगा, वो तो डायरेक्टली H प्लस अवेलेबल था तो वहीं से ले सकता था, तो यहाँ पे क्यों करेगा वो उससे, तो वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो उसे एक तोड़ना पड़ेगा, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ CH3COH, ठीक है, और यहाँ पे CH3H पॉजिटिव और यहाँ पे OH, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये रीअरेंजमेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। O के पास क्या बचा, CH3 बचा, और यहाँ पे क्या है, OHH पॉजिटिव, ठीक। फिर क्या होगा कि इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन के पास फिर से 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके बाहर निकल लेगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहाँ पे बचा OCH3, और फाइनली ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको
बना देगा प्रोडक्ट CH3 CO OCH3 प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, एक H पॉजिटिव एब्जॉर्ब हुआ और वही H पॉजिटिव निकल गया, लेकिन वो रिएक्शन में कई बार घूमा है। ठीक है, इधर से इधर गया है, फिर इधर से इधर गया है, फिर फाइनली उधर से निकला है। तो ये समझ में आया कि मैकेनिज्म कितने भी तरीके का हो सकता है, तुम किसी को भी कहीं पर भी कैसे भी अटैक करा सकते हो जब तक तुम IUPAC के रूल्स वॉयलेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, प्रोडक्ट हमें डेस्टिनेशन इज सेम, बस क्या है ये देखना है कि सारे रास्ते सही हो। ठीक है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा मैकेनिज्म बनाना है। पेपर में या कहीं पर भी बैठे बैठे जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है तुम उसको बना सकते हो। ठीक है, और कोई भी रिएक्शन नहीं उठाओ तो उसमें देखना चाहिए कि उस वो मैकेनिज्म क्या हो रहा है, कौन सा एटम कहाँ जुड़ रहा है, कैसे क्यों हो रहा है, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। ओके, सो एक क्वेश्चन और करते हैं। एस्टेरिफिकेशन हमें समझ में आ गया, एस्टर्स पता चल गया हमें क्या होते हैं, और एस्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी होती है फ्रूटी स्मेल। ठीक है, मतलब फ्रूट जैसी स्मेल होती है मोस्टली। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई एस्टर है और तुम उसे स्मेल करोगे तो फ्रूट जैसी उसके अंदर स्मेल आएगी। मतलब क्या है, ये जो एस्टर्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर ही यही एस्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फ्रूट्स की वो स्मेल आती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन एसिडिटी हम लोग देख ही चुके थे, तो एक क्विकली मुझे ये क्वेश्चन बता दो। इसको एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स में अरेंज करना है, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सबसे कम एसिडिक है। तो मैं इनके नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4। देखो मैंने ये सब बहुत पहले भी करा रखा है, कल भी कराया था, बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। वर्क करें। बोलो। NO2 वाला एकदम स्टार्टिंग से सबसे फिर से ज्यादा बोलो, होगा। आवाज कट गई थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। कौन सबसे ज्यादा कौन है? 3 नंबर का। 3 नंबर वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर सर 3 के बाद C वाला यानी कि 1 नंबर का, के बाद फर्स्ट। 3 तुम्हारा सही है, 3 तो तुम्हारा 4 सही ले है। लेते हैं। 3 के बाद 4। 3 के बाद 4 ले लेते हैं, ठीक है चलो। फिर बाद से फर्स्ट और से सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया। रीजन बताओ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, हम्म, तो ये तो हो NO2 का गया होता है सबसे ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन में बढ़ता है। विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एंड ये जी, भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो वो भी इलेक्ट्रॉन ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप। डोनेटिंग प्लस समवट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बहुत ही वीकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हाँ, तो
इसका तो ऑब्वियसली सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, OCH3 है, तो इसका क्या होगा, लोवेस्ट होगा। उसके बाद इसका हाईएस्ट होगा, तो 2 और 4 तो है। अब यहाँ पे होगा कि क्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर तो देता है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि उसका प्लस आई, उसका जो माइनस आई इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेता है और लोन पेयर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसको कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी कंसिडर करता है, किया जाता है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो भी नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, लेकिन फिर भी क्या है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना प्रेफर करता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज़रूर कर रहा होगा, ठीक है। इस वजह से क्लोरीन को मैंने बोला है कि क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है और मिथाइल थोड़ा कम एसिडिक है, ठीक है। क्लोरीन की जगह कुछ और होता है तो तुम्हारा मिथाइल आराम से आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया। मुझे ज़रा सा टॉपिक देख लूँ मैं क्या बचा है यहाँ पे। फिनॉल का सब्स्टिट्यूशन बचा है। हाँ चलो आ जाते हैं हम सबसे मेन रिएक्शंस पे, फिनॉल्स की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर फिनॉल। तो फिनॉल में क्या होता है कि जो OH होता है वो, उसके पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वो देना प्रेफर करता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। ठीक, और बाकी ये वापस प्रोडक्ट बन जाएगा। सो जो फिनॉल होते हैं, फिनॉल में जो OH होता है वो क्या होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। कितना स्ट्रांग एक्टिवेटिंग होता है ये अंदाज़ा तुम्हें अभी लगेगा। अब मुझे बताओ कि मेरे पास बेंजीन है और इसके ऊपर मुझे क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है, तो मुझे Cl2 के साथ क्या डालना पड़ेगा, क्या कैटलिस्ट डलता है क्लोरीन के साथ, एक लुईस एसिड डलता है हम HNO। नहीं, क्या डलेगा, FeCl3 डलेगा। HNO डालेंगे तो एल्केन के ऊपर रिएक्शन होगी, CCl4 डालेंगे तो डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होगी। बेंजीन के पास रिएक्शन कब होती है, जब उसके अंदर FeCl3 को डाला जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन अपने आप रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, या इसकी जगह मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, और यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन अगर मैं डाल दूँ तो उसके लिए भी मुझे क्या डालना पड़ेगा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तब जाके एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन के ऊपर एक ब्रोमीन अटैच किया, और अब अगर मैं फिनॉल के ऊपर रिएक्शन करता हूँ तो मैं क्या डालूंगा, ब्रोमीन, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH, Br, Br, Br। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है,
इन दोनों रिएक्शंस में से और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो, एनालाइज करो इसे जल्दी, क्या डिफरेंस है? सर इसमें 3 जगह लग गया है और मेरा हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुआ है, 3 बार सब्स्टिट्यूशन हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, एक ही बार सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, डाई नहीं हुआ, एक ही ब्रोमीन लगी है, यहाँ पे भी एक ही ब्रोमीन लगी है। यहाँ पे एक ही बार में कितनी ब्रोमीन लग गई है, 3 ब्रोमीन लग गई है। और कोई डिफरेंस दिख रहा है दोनों रिएक्शन में? तुम्हें लिटरली कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा? हाँ दीपक, पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन देखो, जो ये तो एक ही जगह लगाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक है, तो मतलब इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो पे भी पैरा पे भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वही प्रोडक्ट बना है, ऑर्थो और पैरा ही बना है, बट सब पे लग गया, तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन है। ये कोई इम्पोर्टेंट डिफरेंस नहीं है या कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पोजीशन सेम ही है। यहाँ पे तो कोई पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारी सेम ही थी। यहाँ पे क्लोरीन के पैरा पे लगा है और यहाँ पे OH के भी पैरा पे लगा है, लेकिन साथ में ऑर्थो पे भी लगा है, और ये दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सर वहाँ पे डीआर जेम्स में ऐसे अच्छे दिए और यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या डाला है हम लोगों ने, Fe Br3 डाला है दोनों केसेस में, और यहाँ पे क्या डाला है, कुछ नहीं डाला। क्या मतलब है कि ब्रोमीन बिना कैटलिस्ट के काम कर रहा है। तो पहली चीज इसमें देखो कि तुम ब्रोमीन डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन को Fe Br3 के पास साथ डालना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी ये रिएक्शन हो जाएगी। दूसरे केस में भी क्या है, दूसरे केस में क्लोरीन लगाया जो थोड़ा एक्टिवेटिंग है। ठीक है, उसने क्या किया, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करते हुए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इंक्रीज करी और ब्रोमीन यहाँ पे लग गया, लेकिन ये भी क्या हुआ, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लगा। अब फिनॉल में तुम ब्रोमीन डाल रहे हो तो ब्रोमीन ऑटोमेटिकली लग रहा है, पहली चीज, पहला ऑब्जर्वेशन। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हो रही है, लेकिन बिना कैटलिस्ट के भी 3 बार रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है? इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को? तुमने जो डिफरेंस बताया वो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था, अब ऑब्जर्वेशन से तुम्हें क्या रिजल्ट समझ में आ रहा है, कंक्लूजन क्या दिख रहा है इससे, बताओ। ये तुमने एक्सपेरिमेंट किया, ये तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन आई, ऑब्जर्वेशन भी तुमने खुद बताई नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती तुमसे बुलवाई है। उसके बाद अब इसका बताओ कि ऐसा क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ये इसका वो है। कोई नहीं बता रहा। अंजलि, आवाज़ आ रही तुम्हें? यस सर। बताओ क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे। सर ब्रोमीन रिएक्टिव है ज्यादा। ब्रोमीन तो हम लोगों ने तीनों में डाला, तीनों में ही डाला है। सर बिना कैटलिस्ट के ही बन गया तो इसलिए। क्या, फिर से बोलो। सर बिना कैटलिस्ट के ही सर बन गया इसीलिए। हाँ, ब्रोमीन तो तीनों में डाला, तीनों में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इन दोनों में कैटलिस्ट के साथ हो रही है, कैटलिस्ट के साथ भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे बिना कैटलिस्ट के 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है इससे? ब्रोमीन तो उतनी ही रिएक्टिव होगी जितनी वो बाकी केसेस में, क्योंकि तीनों केसेस में हम लोगों ने क्या लिया, सेम ही लिया है। डिफरेंट क्या है तीनों केसेस में? सर इसमें एक ही ब्रोमीन है और इसमें 3 है। इसमें क्या है, क्लोरीन लिया है हम लोगों ने, और यहाँ क्या लिया है हम लोगों ने, फिनॉल लिया है। क्या क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि फिनॉल क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है फिनॉल। रिएक्टिव ही दिख रहा है ना हमें, क्योंकि इसने क्या किया,
रिएक्टिव होने की वजह से 3 बार रिएक्शन कर ली। ये क्या था? अनरिएक्टिव था। उसके बाद उसको हम लोगों ने क्लोरीन लगा के एक्टिवेट किया, ठीक है, मतलब उसको रिएक्टिव बनाया, तब जाके उसने रिएक्शन करी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको और एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के लिए मैंने बेंजीन में से क्या लगा दिया? फिनॉल लगा दिया। तो फिनॉल क्या है? इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर सकता है बिना कैटलिस्ट के, पहली चीज़, और बिना कैटलिस्ट के ही 3 बार रिएक्शन कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो। मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये फिनॉल है। सर यदि कैटलिस्ट डाल देंगे तो फिर क्या होगा? कैटलिस्ट डाल दोगे तो भी 3 से ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकती इसमें। तो कैटलिस्ट तुम क्यों डालोगे? कैटलिस्ट तुम्हारा आ रहा है 2000 रुपये का, तो मतलब तुम्हें क्या करना है? 2000 रुपये की एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए तुम्हारे। तो जब तुम्हारी रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ भी वैसी होगी और बिना कैटलिस्ट के भी होगी, तो मतलब क्या है? क्या डालोगे? कैटलिस्ट डालोगे या नहीं डालोगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं डालेंगे क्योंकि पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ब्रोमीन बिना कैटलिस्ट के एक बार रिएक्शन करेगा और पहला प्रोडक्ट कहाँ बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा। फिर रिएक्शन हेलो। करेगा। हाँ दीपक बोलो। बोले सर, कैटलिस्ट और रीजन क्या दोनों एक ही होते हैं? नहीं नहीं, दोनों अलग होते हैं। मैंने वहाँ पे बताया तो कि फिर FeBr3 कैटलिस्ट और रिएजेंट दोनों की तरह काम करता है वो। हाँ। दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया था, याद है? हाँ, कैटलिस्ट यही मतलब एक बार आता है फिर बाद में निकल जाए, यही ना? हाँ, ये होता है डिफरेंस। तो FeBr3 का यही काम है, वो यूज़ होता है और रीजनरेट हो जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैटलिस्ट और रिएजेंट में, कि कैटलिस्ट यूज़ हाँ। होता है मोल परसेंट में, बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट में। और रिएजेंट ये जो यूज़ होते हैं ये सेम अमाउंट में यूज़ होते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है। और अगर 1 ग्राम की रिएक्शन है तो तुम्हें बेसिकली कितना है? 0.01 ग्राम तुम्हें, या 0.001 ग्राम तुम्हें कैटलिस्ट चाहिए होगा। तो कैटलिस्ट की अमाउंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। और रिएजेंट की अमाउंट क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे सेम कैटलिस्ट रिएजेंट की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करता है? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा, रिएजेंट कोई खास काम नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है। तो फिनॉल की अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो वो फिनॉल ऑटोमेटिकली बिना कैटलिस्ट के 3 बार रिएक्शन कर रहा है। और बेंजीन की अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वो तो रिएक्ट ही नहीं करता। और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 अगर हम लोग डालते हैं तब जाके वो एक बार रिएक्ट करता है। समझ में आ रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि फिनॉल को कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है और बिना कैटलिस्ट के ही वो 3 बार रिएक्शन कर सकता है। तो मतलब क्या है? फिनॉल बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब आता है हमारे पास दूसरा केस। ये तो ठीक है, तुमने 3 बना लिए, 3 बना लिए, बहुत अच्छी बात है कि एक्टिवेटिंग है, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे चाहिए एक जगह, ठीक है। मुझे चाहिए कि फिनॉल सिर्फ एक ही ब्रोमीन के साथ अटैच हो। समझ में आ रही है? मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ यहीं पे रुक जाऊं, रिएक्शन यहीं पे रुक जाए। अगर मैं फिनॉल के साथ ब्रोमीन डालूंगा और कैटलिस्ट नहीं भी डालूंगा तो भी 3 बार रिएक्शन कर लेगा, मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए ये। तो क्या करेंगे हम? इसके बाद अगर मुझे ये वाला चाहिए तो मैं दूसरी बार ब्रोमिनेशन कर सकता हूँ, और इसके बाद मुझे तीसरा चाहिए तो तीसरी बार कर सकता हूँ। तो रिएक्शन को मैं 3 स्टेप में लेके जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक स्टेप में कैसे करूँ रिएक्शन? तो एक स्टेप में रिएक्शन करने के लिए क्या होता है कुछ और भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं OCH3 ले लूँ तो ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इसमें अगर मैं ब्रोमीन डालूँ तो ये रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन के साथ डाल दूँ एसिटिक एसिड तो ये रिएक्शन कर जाएगा। अब इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, ये मुझे बताओ। बताएगा कोई?
सर एसिटिक एसिड जो है वह रिएक्ट जो करता है ब्रोमीन के साथ वो कम करता है, और OCH3 ग्रुप जो है वह कम रिएक्टिव होता है। पहली चीज़ की OCH3 कम रिएक्टिव है क्योंकि वो ब्रोमीन के साथ बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन नहीं कर रहा है। दिख रहा है हमें? नहीं कर रहा है। फिनॉल तो बिना कैटलिस्ट के रिएक्ट कर सकता है, तो OH क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर एक्टिवेटिंग है देन OCH3। एक चीज़ ये समझ में आई। दूसरा, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन के कंपैरिजन में क्या है कि एसिटिक एसिड के होने से ये रिएक्शन हो रही है, और एसिटिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है, यहाँ पे ये है सॉल्वेंट, मतलब इसके अंदर हम लोगों ने ये रिएक्शन करी है। ठीक है, तो अब क्या समझ में आ रहा है ये बताओ कि सॉल्वेंट क्या कर रहा है, रिएक्शन को करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और ये जो सॉल्वेंट लिया है, ये मैंने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, ये सॉल्वेंट लिया है मैंने पोलर सॉल्वेंट। क्या यूज़ है वो मैं बताता हूँ अभी। अब मैं ले लेता हूँ फिनॉल, इसमें ब्रोमीन डाली थी तो 3 बार हो रहा था, लेकिन अगर मैं ब्रोमीन इन CS2 डाल दूँ तो रिएक्शन हो जाएगी एक बार। अब क्या समझ में आ रहा है बताओ? और ये CS2 क्या है, सॉल्वेंट है। बताओ क्या समझ में आया यहाँ पे? ये समझ में आया कि और ये सॉल्वेंट कौन सा है, ये सॉल्वेंट है नॉन पोलर। कुछ बता सकते हो क्या, कुछ भी छोटा मोटा जो चीज़ समझ में आ रही हो? सर नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलर के अकॉर्डिंग रिएक्शन को कम होने देता है। हाँ, हमें दिख रहा है कि पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन को ज़्यादा करेगा, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन को डिमिनिश करेगा। यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 हो रहे थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है रिएक्शन को। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट नहीं था, फिर यहाँ पे एसिटिक एसिड डालने पे वो क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट डाला और उसने रिएक्शन करा दी। ठीक है, अगर पोलर सॉल्वेंट भी नहीं करा पाता तो फिर हम लोग कैटलिस्ट डालते हैं। समझ में आया? तो पहले हम लोगों ने ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन डालने के बाद रिएक्शन हो रही है तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, दूसरा केस लिया कि ब्रोमीन के साथ अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इतना एक्टिवेटिंग नहीं है, तो एसिटिक एसिड के साथ चेक करेंगे। एसिटिक एसिड या कोई पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन हो रही है तो मतलब वो एक्टिवेटिंग है, और अगर उसके बाद भी नहीं हो रही तो हम लोग क्या ले सकते हैं, कैटलिस्ट ले सकते हैं, मतलब वो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। समझ में आया? ये 3 कैटेगरी हम लोग सॉल्व नीट नीट मतलब क्या होता है नीट मतलब प्योर। ठीक है, प्योर ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन में कोई और चीज़ नहीं डाली। ठीक है, तो नीट केसेस में या नीट सॉल्वेंट में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, नीट ब्रोमीन में रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन हो रही है तो मतलब वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग है। अगर ब्रोमीन के साथ हमें सॉल्वेंट डालना पड़ रहा है, कौन सा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, तो मतलब क्या है, वो एक्टिवेटिंग है, और उसके बाद कैटलिस्ट डालना पड़ रहा है तो वो क्या है, बहुत ही कम एक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हो गई, मैं लिख देता हूँ इसमें। ब्रोमीन को तुम यूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट कि तुम्हारा जो ग्रुप है वो कितना एक्टिवेटिंग है। ठीक है, ब्रोमीन के साथ अगर तुम्हें FeBr3 डालना पड़ा है, ठीक है, तो ये हो गया वीकली एक्टिवेटिंग, कम एक्टिवेटिंग है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे देंगे। अगर तुम पोलर सॉल्वेंट डाल रहे हो तो ये क्या है, फेयरली एक्टिवेटिंग हो गया, मतलब अच्छा खासा ग्रुप है। और अगर कुछ भी नहीं डालना पड़ रहा है, नीट कंडीशन डालनी पड़ रही है, मतलब सिर्फ ब्रोमीन डाला है और उसके बाद भी रिएक्शन हो जाती है तो वो एक्टिवेटिंग हो गया। ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद अगर वो 3 बार हो जाती है, 3 टाइम्स, तो वो हो गया स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ एक्सट्रीमली एक्टिवेटिंग इसको स्ट्रांगली कर देता है। समझ में आ रहा है? तो 4 केसेस हो गए कि रुक गया। सब लेफ्ट आ रहा है। मेरा इंटरनेट चल रहा है,
यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। नहीं, बंद हो गया मेरा लाइन। अब दिख रहा है? ठीक है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से और व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे कि ब्रोमीन में अगर तुम कैटलिस्ट डालते हो या ऐसे ऊपर से चलते हैं, अगर ब्रोमीन डालते हो और 3 बार रिएक्शन हो जाती है तो वो हो गए एक्सट्रीमली एक्टिवेटिंग, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अगर बिना मतलब कुछ नया डालते हुए एक बार रिएक्शन हो रही है तो रिएक्ट जो ग्रुप है तुम्हारा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। अगर पोलर सॉल्वेंट डालने पे हो रही है तो वो फेयरली एक्टिवेटिंग है, और अगर तुम्हें कैटलिस्ट डालना पड़ा है तो वो वीकली एक्टिवेटिंग है। समझ में आया ये? ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रोमीन बिना फिनॉल क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसके मैंने तुम्हें एविडेंसेस दे दिए। और अब अगर मुझे चाहिए एक ही बार रिएक्शन करना तो मैं क्या डालूंगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट डालूंगा, तो वो 3 बार की जगह अब क्या होगी, एक बार होगी, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहा है, डिक्रीजेस द रिएक्शन, रिएक्शन को डिमिनिश कर रहा है या सप्रेस कर रहा है। तो ये CS2 करता क्या है, तो देखो पहले क्या है कि हम लोग देखेंगे कि कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? अब इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैक करता नहीं है, कौन अटैक करता है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो कौन सा एटम इलेक्ट्रोफाइल है, हाइड्रोजन का Br है ना। कोई एक, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, दोनों ब्रोमीन है, दोनों की सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी। हाँ अंजलि बोलो, क्या बोल रहे हो? सर बोल रहे थे दोनों का तो सेम ही है, तो एक ब्रोमीन कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा ना। हाँ, तो अब क्या है कि अब देखो इसके ऊपर भी पॉजिटिव नहीं है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। फिनॉल क्या कर रहा है, उसके बाद भी रिएक्शन कर रहा है। ठीक है। तो मैं तुम्हें सॉल्वेंट का दिखाता हूँ। तो ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होगा, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा, नहीं टूटता, इतनी आराम से वो नहीं टूटता। ठीक है। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो अटैक तो तब करेगा ना जब किसी के पास पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, दोनों के पास सेम चार्ज है। मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तब जाके वो ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है। तब जाके वो ज़बरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके ये इसको दूसरे ब्रोमीन को ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देगा। तब ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा प्लस ब्रोमाइड निकलेगा। लेकिन ये क्या है, नॉन पोलर है। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसमें पोलैरिटी तो है नहीं, दोनों में कोई पोल्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। सो नेक्स्ट क्या है कि
CS2 क्या है? CS2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और एसिटिक एसिड एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसके पोल्स बन जाएंगे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो ब्रोमीन अगर इसके पास में खड़ा होगा, मतलब इसके पास में होगा, रिएक्शन मिक्सचर में होगा, तो ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये पोलर है, तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो जाएगा, इस ब्रोमीन के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इस ब्रोमीन के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो पोलर कंपाउंड है ये इंडक्शन कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो एक एटम है जिसके पास एक पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम है जिसके पास कोई चार्जेस नहीं है, तो अगर उसके पास में कोई पोल्स आएगा तो इसके भी क्या हो जाएंगे, पोल्स बन जाएंगे, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो एसिटिक एसिड क्या करता है, ब्रोमीन का पोलराइजेशन करता है। अगर ब्रोमीन का पोलराइजेशन हुआ तब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आराम से यहाँ पे अटैक कर पाएगा। ठीक है, तब रिएक्शन क्या बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं CS2 रख दूं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वो ब्रोमीन को पोलराइज करेगा, नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ब्रोमीन को क्या कर देगा, वो लेस रिएक्टिव बना देगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रोमीन के साथ अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दूं तो जो रिएक्शन हो जाती है वो ब्रोमीन क्या हो जाती है, लेस रिएक्टिव हो जाएगी। और अगर ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड डाल दो या कोई पोलर सॉल्वेंट डाल दो जैसे वाटर वगैरह, तो ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव। ठीक है, फिनॉल के केस में हम लोगों ने क्या किया, फिनॉल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव था, तो जो क्या कर रहा था, ब्रोमीन को ज़बरदस्ती फोर्स करके रिएक्शन करा रहा था। तो हमने क्या किया, नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया जैसे CS2। ठीक है, तो CS2 ने क्या किया, ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है उसको भी कम कर दिया। तो तुम्हारे पास A है और तुम्हारे पास B है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है AB। अब तुम्हें पता है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव, और तुम नहीं चाहते कि ये दोनों रिएक्ट करें, तो तुम क्या करोगे, बी को क्या कर दोगे, सप्रेस कर दोगे, इसकी जो रिएक्टिविटी है इसको क्या कर दोगे, कम रिएक्टिव बना दोगे, ताकि ये प्रॉपर्ली रिएक्शन नहीं कर पाए। तो हमने भी क्या किया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल के ब्रोमीन की रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया है। समझ में आया ये? किसी को डाउट है या समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे। आ गया सर। आ गया? ठीक है, सो फिनॉल क्या है, बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। आई हैव गिवन यू सेवरल एग्जांपल्स। ब्रोमिनेशन से ही पता चलता है कि ब्रोमीन डालेंगे तो 3 बार रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ऑल्दो ब्रोमीन इतनी रिएक्टिव नहीं है, उसके बाद भी 3 बार रिएक्शन फिनॉल कर पा रहा है, मतलब फिनॉल खुद ही इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर इसकी रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने क्या डाल दिया, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया जैसे CS2, तो वो रिएक्शन को सप्रेस करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ एक ही बार रिएक्शन होगा। ठीक है, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा, और मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कल से इसका मैकेनिक्स करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, तब तक तुम मैकेनिक्स करके लेके आओगे। फिनॉल है, फिनॉल का ब्रोमिनेशन का मैकेनिक्स करना है, सिर्फ एक बार ब्रोमीन लगा देना, एक बार में मैं मान जाऊंगा कि मैकेनिक्स आ गया। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बना देना इससे, फिनॉल से पैरा पे ब्रोमीन। ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन डालना है, 3 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार बना लोगे चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बस सिर्फ ऐसी कैटलिस्ट वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, CS2 क्या कर रहा है, नॉन पोलराइज नहीं कर रहा है, तो उसका कोई रोल बेसिकली है नहीं। ठीक है, बस रोल यही है कि वो पोलराइज नहीं कर रहा, लेकिन रिएक्शन फिर भी हो ही जाती है। एसिडिक एसिड क्या करता है, पोलराइज करता है, तो उसका मेजर काम है, लेकिन CS2 का कोई काम नहीं है, वो बस रिएक्शन को सप्रेस कर रहा है, जस्ट अपनी प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म है
बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है इसको करना, और पुराना जो भी किसी का छूटा हुआ है होमवर्क तो वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।